सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 4 मार्च से हम लोगों का झारखंड दीक्षा टीपीडी एडवांस कोर्स 1 का कोर्स शुरू हो चुका है, जिसके ज्वाइन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। तो आज के वीडियो में हम लोग लंबाई का मापन के कोर्स को पूरा करेंगे, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रखकर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? तो इसमें हम ऑप्शन है विभाजन, इकाई पुनरावृत्ति, संक्रमिता और लंबाई का संरक्षण। तो इसमें हम लोग विभाजन पर टिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सही है। प्रश्न 2 हम लोग देखेंगे, कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई, जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदल कर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को तुलना करने के मौके देना, बच्चों में छोटा बड़ा बराबर बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना, बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो इसमें हम लोग बच्चों को तुलना करने के मौके देना, इसमें हम टिक करेंगे, और बच्चों में छोटा बड़ा बराबर। ठीक है। हम लोग आगे प्रश्न 3 देखेंगे। कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके पे ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? तो इसमें हम लोग देखेंगे, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, विभाजन, संरक्षण, संक्रमिता, इससे इकाई पुनरावृत्ति। हम लोग संक्रमिता पर टिक करेंगे। ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन 4 देखेंगे। कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सीएम तक टूटा हुआ है, इसलिए उसने 4 सीएम लंबी रेखा को 6 सीएम लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता है। शिवम स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है। शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है। शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसमें हम लोग टिक करेंगे, शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है और शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाई में देखकर नहीं समझता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 देखेंगे। दीपावली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी उंगलियों बालिश्त में मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है ऐसा कराने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है ये समझ पाएंगे। तो हम लोग इसका 1, 2, 3 आंसर सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 6 देखेंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका तबसुम जी ने बच्चों को एक सीएम का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सीएम लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सीएम और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर है। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय गलतियां की। आपको क्या लगता है इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? तो हम लोग एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को केवल सीएम का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया। बच्चों को स्केल के हर सीएम में उस क्यूब को रखकर नहीं दिखाया गया कि सभी सीएम आपस में बराबर हैं। बच्चों को सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो हम लोग 1 और 2 को सबमिट करेंगे।
अब हम लोग प्रश्न 7 देखेंगे। कक्षा 3 के अमन ने एक मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 cm लिखी, क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने cm की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई 1 cm हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 cm नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी की वजह से ये गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मेरा विकल्प है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ, मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ, और सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। तो हम लोग इसमें 1 टिक सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 8 देखेंगे। कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को cm और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए cm स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने cm स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रश्न 4 ऑप्शन 4 को टिक करेंगे कि मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे। कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाएं। इसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। तो हम लोग इसके 3 को टिक करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 10 देखेंगे। बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है। बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो हम लोग इसका 3 और 4 सबमिट करेंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग भार आकलन को देखेंगे। भार आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, सभी प्रश्नों के सही आंसर करेंगे। तो देखिए अब हम लोग भार आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ों को उठाकर उन्हें इस तरह अपनी कॉपी में लिखकर सही गोला शब्दों पर गोला लगाने को कहा। भारी हल्का जो भी सभी ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसमें से आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। भार की भाषा को इस्तेमाल करना, भार के गुण की पहचान कराना। इसे हम सबमिट करते हैं। प्रश्न 2, गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर इन्हें इनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। तो आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की, और वस्तुओं को देखकर तुलना की। तो हम लोग इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रही है। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोलों को मापा और फिर उनके वजन को बराबर किया। इसमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसने बेलकर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी थी?
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। भार के संरक्षण की, बेलनाकार कैसे बनाएं, गोलों को कैसे मापें, विभिन्न आकृतियों के प्रकार। तो इसमें हम लोग पहला सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 4 देखेंगे। सुमित ने अपनी पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप, रबड़, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चाक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें दूसरा और तीसरा, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते और उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 5 की ओर चलेंगे। अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल को कागज़ और कंचों से मापा, एक चाक को से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए किस विकल्प पर काम करने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। भार का अंदाज़ा कैसे लगाएं, उचित इकाई को चुनने की समझ, इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 3, इकाइयों को इस्तेमाल करें, सबमिट करेंगे। प्रश्न 6 है। अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा, 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो और 1 किलो से ज़्यादा। तो इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ? तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प है तुलना करना, अंदाज़ा लगाना, खुद के भार के मापदंड बनाना, 1 किलो की समझ का विकास करना। तो हम लोग चौथा सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 7 को देखेंगे। गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 3 और 4 को देखेंगे कि अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों के माप की समझ मजबूत बनती है और संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। तो यही हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 को सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 है। बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने की बजाय किलोग्राम से शुरू कराना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। किलोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है, किलोग्राम को महसूस करना आसान है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ग्राम से भी पढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है और किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 2, किलोग्राम को महसूस करना आसान है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 है। कक्षा में बच्चों को चीज़ों को खुद मापने, अंदाज़ा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और इन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इन विकल्पों में से चुने। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है कक्षा में कुछ गतिविधियाँ होंगी, खुद के मापदंड बनेंगे, बच्चों की मापन की समझ बनेगी, बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 और 3 को सबमिट करेंगे। खुद के मापदंड बनेंगे और बच्चों की मापन की समझ बनेगी। हम लोग सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 है। भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। मापन की समझ को इस्तेमाल करना, गुण की पहचान, तुलना, क्रमबद्ध करना, मानक इकाइयाँ, गैर मानक इकाइयाँ, खुद के मापदंड होना। इसमें हम लोग दूसरा BDCE को सबमिट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मेरा विकल्प सही है। तो अब हम लोग पैकेज आकलन को देखेंगे। अब हम लोग पैकेज आकलन को देखेंगे। पैकेज आकलन का मेरा पहला प्रश्न है। कक्षा दूसरी की शिक्षिका अनु जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन सिर्फ तुलना 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि यह गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? विभाजन, संरक्षण, संक्रमिता और इकाई पुनरावृत्ति। तो इसमें हम लोग संक्रमिता में टिक करके आगे बढ़ेंगे। मोहन जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, पानी वाले रंग के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर इन्हें इनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा है, जो भी आप देख पा रहे हैं। इसमें से आपको सबसे सटीक विकल्प देना है।
विकल्प है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना की नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तथा देखकर तुलना की। इसी को हम लोग सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला दूसरा हो गया। मेरा तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ समझ में पढ़ने के स्तर भी। सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। ऑप्शन है पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर। आपके अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा, ये हो गया शाब्दिक स्तर। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर बच्चों की राय अपने समूह में साझा करें, ये हो गया मूल्यांकन स्तर। तो हम लोग इसमें इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास और बच्चों की राय अपने समूह में साझा करना मूल्यांकन स्तर, इसको हम लोग सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा टोटल क्वेश्चन 3, क्वेश्चन आंसर 3, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। आप इसको सबमिट करेंगे और आप 3 में 3 प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।